बीबीसी दुनिया में आज देखिए हमास को ट्रंप की चेतावनी। हमास ने टाली इजरायली बंधकों की रिहाई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगाह किया। कहा अगर छोड़े नहीं गए सारे इजरायली तो गजा में बरपेगा कहर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे ट्रंप के बयानों से क्यों अरब देशों में बढ़ी बेचैनी, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूक्रेन के ड्रोन हमलों में तबाह हुई रूस की तेल रिफाइनरी। सारातोव प्रांत में किए गए इस हमले की यूक्रेन ने ली जिम्मेदारी। रूस के जवाबी हमलों से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बचाने के लिए यूक्रेन ने अपने यहां काट दी बिजली। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सेना और M23 विद्रोहियों के बीच तेज हुआ संघर्ष। 2 हफ्ते पहले पूर्वी शहर गोमा पर कब्जा करने के बाद अब दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं विद्रोही। अफ्रीकी देशों ने विद्रोहियों और रवांडा में उनके समर्थकों से की जंग रोकने की अपील। India has successfully built a digital public infrastructure. फ्रांस के पेरिस में AI एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए जुटे 100 से ज्यादा देशों के नेता और टेक कंपनियों के प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की शिरकत। कहा AI के लिए नियम कायदे बनाना जरूरी। भारत समेत 60 देशों ने किए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर दस्तखत, मगर अमेरिका और ब्रिटेन ने किया इनकार। क्या गजा में एक बार फिर हालात जंग की ओर वापस जा सकते हैं? क्योंकि इजराइल और हमास एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर गजा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति के रुख से मध्य पूर्व के कई देशों की चिंता बढ़ गई है। क्यों फिर नाजुक होते जा रहे हैं हालात, देखिए कवर स्टोरी में। इजराइल हमास संघर्ष के महीनों बाद संघर्ष विराम हुआ, लेकिन हमास ने इजराइल पर संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि वो इजरायली बंधकों की रिहाई को फिलहाल टाल रहा है और अगली रिहाई के लिए वो पहले नोटिस जारी करेगा। शनिवार को कुछ और बंधकों को छोड़ा जाना था। इजराइल ने इस पर नाराजगी जताते हुए अपने सैनिकों को किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। देखिए यरूशलेम से बीबीसी संवाददाता उरी डेविस की रिपोर्ट। हालात इतने नाजुक हैं कि कभी कभी यहाँ हो रही चीजों को देखना काफी मुश्किल होता है, लेकिन संघर्ष विराम की वजह से दोनों ओर सकारात्मक बदलाव दिखे हैं। गजा से 21 बंधक रिहा हुए, आने वाले दिनों में और बंधक रिहा होंगे। इस्राएली जेलों से 500 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। इसके बावजूद समझौता बरकरार है। पर हमास का दावा है कि इस्राएल विस्थापित लोगों की गजा वापसी में देरी कर रहा है, गजा के कुछ हिस्सों पर हमला कर रहा है और जंग से तबाह हुए इलाकों में उतनी मदद नहीं पहुंचने दे रहा जिस पर सहमति बनी थी। तो अब वो सभी बंधकों की रिहाई को टाल रहा है। इस्राएल ने आक्रामक जवाब देते हुए हमास पर संघर्ष विराम के उल्लंघन और बंधकों की रिहाई को लेकर किए वादे को तोड़ने का आरोप लगाया है। इस्राएली सैनिकों और टैंक्स को गजा में किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस्राएल के एक पूर्व धुर दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन-गुविर ने एक्स पर लिखा कि हमास को हकीकत में इसका जवाब दिया जाना चाहिए। गजा पर जमीन और आसमान से बड़े हमले किए जाने चाहिए और मानवीय सहायता को बिल्कुल रोक देना चाहिए, जिसमें बिजली, फ्यूल और पानी शामिल हों। लेकिन इस्राएल में संघर्ष विराम के समर्थकों ने तेल अवीव में बीती रात एक रैली निकाली और संघर्ष विराम को जारी रखने की इच्छा जताई। लेकिन हमास की कैद में मौजूद बंधकों के कई परिवार वालों ने इस्राएली पीएम पर यह आरोप लगाया कि वही इस समझौते को तोड़ना चाहते हैं। हमास के समझौते को रोक देने के पीछे नेतन्याहू का लापरवाह रवैया जिम्मेदार है। आज ये बात साफ हो गई है कि नेतन्याहू जानबूझकर टांग अड़ा रहे हैं और अपनी बेकार की बयानबाजी की वजह से समझौते को खतरे में डाल रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, पर संघर्ष विराम के तहत गजा में हालात सुधर रहे हैं। पर अगर बंधकों की रिहाई का ये समझौता टूटा तो हालात बदल सकते हैं और जंग फिर से शुरू हो सकती है। बीबीसी संवाददाता उरी डेविस की रिपोर्ट। अगर संघर्ष विराम टूटा तो हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि बीते 15 महीने इस्राइल और गजा के फलस्तीनियों के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस्राइल पर हमला किया, जिसमें 1200 इस्राइलियों की मौत हुई, 251 को बंधक बनाया गया। इसके बाद इस्राइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस दौरान गजा में उसके हमले में 48,000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर बीते महीने 19 जनवरी को संघर्ष विराम लागू हुआ
और इसके तहत अब तक 16 इजरायली बंधक रिहा किए गए हैं। बदले में इजराइल ने अपने जेलों में बंद 566 फलस्तीनियों को रिहा किया है और अब भी कई बंधकों की रिहाई होनी बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी बंधक अगले शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिहा हो जाने चाहिए, नहीं तो वहां तबाही मच जाएगी। Well, I would say this, and I'm going to let that be because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy what's happened, how people can be that mean to do. ट्रंप ने यह भी कहा कि जंग से विस्थापित हुए फलस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन को पनाह देनी चाहिए। हालांकि उनके इस प्रस्ताव को दोनों देशों ने नकार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला उनसे पहली बार मिलने के लिए अमेरिका जाएंगे। ट्रंप की वजह से और क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जॉर्डन की राजधानी अमान से बता रही हैं बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन इस रिपोर्ट में। संघर्षों से घिरा हुआ एक छोटा देश शरणार्थियों से भरा हुआ है। अस्थिर क्षेत्र में मौजूद जॉर्डन की ताकत है स्थिरता, लेकिन अब वो अपने सहयोगी देश अमेरिका से मतभेदों का सामना कर रहा है। गजा के लोगों को जॉर्डन शिफ्ट करने की ट्रंप की योजना के खिलाफ बीते हफ्ते यहां हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था। इसे फलस्तीनी जमीन पर इस्राएली धुर दक्षिणपंथियों की योजना का समर्थन माना जा रहा है। जॉर्डन में पहले से ही 20 लाख फलस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। इस कैंप में रहने वाले लोग 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद गजा से अस्थायी शरण के लिए आए थे, मगर पीढ़ियों बाद भी अब भी वो यहाँ हैं। महर अजाजी उत्तरी गजा के जबालिया को छोड़कर तब यहाँ आए थे जब वो बच्चे थे। उनका कहना है कि गजा वासियों ने पहले की पीढ़ियों से सबक लिया है, इसलिए वो गजा छोड़ने से इनकार कर देंगे। इस वीडियो में उनका परिवार 18 रिश्तेदारों के शव ढूंढने के लिए घर के मलबे को हटा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता मध्य युग से जुड़ी है, उस दौर से जब उन लोगों ने नेटिव अमेरिकन को हाशिए पर धकेला था। वो रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम करते हैं और वो एक अहंकारी और आत्ममुग्ध शख्स हैं। ऐसे काम नहीं होता है। जॉर्डन की सरकार इसराइल और अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक रिश्तों और फलस्तीनियों के साथ अपने लोगों के संबंधों के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही है। गजा जंग ने यहाँ हालात को तनावपूर्ण बना दिया है और शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप की योजना से मामला कभी भी बिगड़ सकता है। जॉर्डन में बेरोजगारी ने यहाँ के स्थायी बाशिंदों को फूड बैंक के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब ये देश और शरणार्थियों को नहीं रख सकता। हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये सब लोग बेरोजगार हैं। तो क्या होगा अगर गजा से और शरणार्थी जॉर्डन आएंगे? हम मर जाएंगे। मगर जॉर्डन भी अपने प्रमुख सैन्य सहयोगी के दबाव में है। डोनाल्ड ट्रंप ने हर साल दी जाने वाली $1.5 अरब से ज्यादा की अमेरिकी मदद रोक दी है। वॉशिंगटन में मौजूद जॉर्डन के एक पूर्व विदेश मंत्री का मानना है कि इससे जॉर्डन की राय नहीं बदलेगी। विकल्प साफ है, जॉर्डन किसी भी फलस्तीनी शरणार्थियों को नहीं रखेगा। जॉर्डन के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। इस हिसाब से अगर इसकी कीमत आर्थिक प्रतिबंध के तौर पर चुकानी पड़े तो भी ये बहुत कम है। मगर जॉर्डन के लिए खतरे का मतलब है उसके सहयोगियों के लिए भी खतरा। जॉर्डन में बहुत सारे अमेरिकी सैनिक और लाखों शरणार्थी मौजूद हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नुकसान या फायदा, ये एक मौका है या फिर खतरा है? इन सब पर चर्चा के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में जुटे दुनिया भर के नेता और टेक प्रमुख। इस सम्मेलन का मकसद था एआई के विकास को लेकर कुछ नीतियां और नियम कायदे बनाना।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट को संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री सम्मेलन को को-चेयर कर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एआई टेक के लिए नियम कायदे बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तकनीक के लिए तमाम देश बहुत हद तक एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए भरोसा बनाने और खतरों को दूर करने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर कोशिश करनी होगी और इससे फायदा ही होगा। Friends, India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. It is built around an open and accessible network. It has regulations and a wide range of applications to modernize our economy, reform governance, and transform the lives of our people. लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस एआई पर रेगुलेशन के खिलाफ नजर आए। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी टेक कंपनियों पर यूरोपीय संघ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरतता है। वांस ने कहा कि एआई पर ज्यादा रेगुलेशन लगाने से नुकसान हो सकता है। हमें लगता है कि एआई सेक्टर पर ज्यादा नियम कायदे बनाने से ये इंडस्ट्री शुरू में ही खत्म हो सकती है। हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे एआई की ग्रोथ को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां बने। मैं चाहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस में नियमों को सरल करने के लिए रास्ते निकालने पर ज्यादा चर्चा हो। इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे कई लोगों का कहना था कि हमारे समाज को एआई से खतरा है और इस बारे में सम्मेलन में ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के एआई संवाददाता मार्क सिजलैक। इस सम्मेलन में सेफ्टी और रेगुलेशन हाशिए पर रहा। ये यहाँ हुआ पहला एआई समिट है। 2023 में भी एक समिट हुआ था जिसे एआई सेफ्टी समिट कहा गया था। इस वाले को एक्शन समिट नाम दिया गया। सुरक्षा से जुड़े जो मसले हैं वो ऐसे हैं जिन्हें तुरंत सुलझाया जाना चाहिए, जैसे कि एआई का लोगों के काम और पर्यावरण पर क्या असर होगा। लेकिन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मेरी बात हुई। उनका कहना है कि सेफ्टी को दरकिनार कर दिया गया है और उससे और ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए थी। वैसे इस सम्मेलन में एआई पर इंटरनेशनल समझौता हुआ जिसमें भारत, फ्रांस और चीन समेत 60 देशों ने दस्तखत किए और इस समझौते में कहा गया कि एआई को पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना चाहिए। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। और खबर जर्मनी से, जहां मौसम चुनाव का है और वहां 2 हफ्ते में चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो चुनावी मुद्दे कई हैं, लेकिन अप्रवासन यानी इमिग्रेशन एक अहम मुद्दा है। अभी सेंटर लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन सत्ता में है, मगर कई युवा अपने देश को पिछले दौर में ले जाना चाहते हैं। इसके चलते कई युवाओं का झुकाव वहां की धुर दक्षिणपंथी पार्टी की ओर है। उम्मीद है उन्हें बढ़त मिल भी सकती है। तो जर्मनी की राजनीति कौन सी करवट लेगी इसके बाद? देखिए बीबीसी संवाददाता जेसिका पार्कर की रिपोर्ट। अति दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक जोश से भरे हैं और टिकटॉक पर ऑल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड यानी AfD का दबदबा बढ़ा रहे हैं। सेलिना अप्रवासियों के लिए कड़े नियम, मिलिट्री सर्विस और घर पर रहने वाली महिलाओं के लिए और मदद चाहती हैं। वो युवा हैं और उनके फॉलोअर्स भी। बहुत से लोग AfD को अतिवादी, यहाँ तक कि एक खतरनाक पार्टी मानते हैं। आप उन लोगों से क्या कहेंगी? मुझे नहीं लगता कि वो खतरनाक हैं। मुझे लगता है कि कई लोग बस बदलाव से डरते हैं। अगर वो खतरनाक होंगे तो बस इसलिए कि वो कई सारी चीजों को लागू कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि जर्मनी को इसी की जरूरत है। धुर दक्षिणपंथियों की ओर युवकों का ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि वो आने वाले वक्त में पहली जैसी जिंदगी चाहते हैं, जैसे कि उनके माता पिता की थी। मेरा मतलब है कि मैं हमारे दौर से पहले वाले जर्मनी में जाना चाहता हूँ, शांत जर्मनी, जहाँ मासूम लोगों पर हमले नहीं होते थे, और मैं इसलिए AfD को वोट करूँगा। आलोचकों का आरोप है कि अति दक्षिणपंथियों ने लोगों के डर का फायदा उठाया है, क्योंकि कुछ वक्त पहले हुए हमलों के संदिग्ध शरणार्थी थे और उन्होंने मुस्लिम विरोधी बयानबाजी भी की है। हम AfD के गढ़ सैक्सनी में एक कॉलेज में जा रहे हैं।
यहाँ चुनाव के पहले हो रहे अभ्यास के दौरान इस बात पर चर्चा हो रही है कि राजनीति और जेंडर के आधार पर लोगों की राय कितनी बटी हुई है और कैसे दक्षिणपंथ की ओर झुकाव अतिवाद में बदल जाता है। मिसाल के लिए जब क्लास में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बात हुई तो किसी ने कहा कि होलोकॉस्ट हुआ ही नहीं था, और ऐसी चीजें लोकतंत्र की बुनियाद को बुरी तरह हिला देती हैं। जर्मनी में राष्ट्रीय चुनाव में बस 2 हफ्ते बचे हैं। बाकी पार्टियों का कहना है कि वो AfD को सत्ता में नहीं आने देंगी, मगर ये छोटा सर्वेक्षण बताता है कि कैसे अति दक्षिणपंथी अपने मुद्दे को आगे बढ़ाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। BBC संवाददाता जेसिका पार्कर की रिपोर्ट। बात रूस यूक्रेन जंग की, जिसे अब 3 साल होने वाले हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसने इस देश के हर शख्स की जिंदगी को बदल कर रख दिया। आम लोगों से लेकर सैनिक तक इसमें मारे गए, हजारों घायल हुए, यहाँ तक कि 50,000 से ज्यादा लोगों को हाथ या पैर गंवाने पड़े हैं। इनमें से ज्यादातर सैनिक हैं, लेकिन अब इनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और उनकी जिंदगी में थोड़ा उत्साह भरने में मददगार हो रहा है खेल का मैदान और फुटबॉल। कैसे? देखिए BBC संवाददाता सारा रेन्सफोर्ड की रिपोर्ट। ये खुद को स्टील मैन कहते हैं। ये शख्तर स्टालेवी हैं, पूर्व सैनिकों की ऐसी फुटबॉल टीम जिसके खिलाड़ी विकलांग हैं। फ्रंट लाइन पर बारूदी सुरंग फटने से व्लाद ने अपने पैर खो दिए। ठीक 6 महीने बाद वो यूक्रेन में विकलांगों के लिए होने वाले पहले टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार मैदान में उतरना बहुत मुश्किल था। बैसाखी के साथ चलना, वो भी इतना तेज, अजीब था। मुझे अपना दायां पैर ज्यादा मजबूत लगता था, मगर मैंने वही पैर खो दिया, इसलिए मुझे फिर से खेलना सीखना पड़ा। ये एक तरह से पॉजिटिविटी, जोश और टीम स्पिरिट के लिए है। इससे आपका मूड ठीक होता है और आपके अंदर एक आग सी पैदा होती है। ओल्गा सेना में एक शेफ थी, अब वो कीव की टीम में स्ट्राइकर है, एक ऐसी टीम में जिसमें तरह तरह के खिलाड़ी हैं। मैं अब ठीक हूँ, मेरे हाथ, मेरे बाजू अब फिर से मजबूत हो रहे हैं। यहाँ आने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ा हुआ है। जिस वक्त वो सो रही थी तब उनके ऊपर एक बम गिरा और वो घायल हो गई। मैं अपने परिवार की सुरक्षा चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जंग हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर जंग के बीच उनके पति लापता हो गए। मेरे पति बीते 2 सालों से लापता हैं, तो मेरे लिए ये खुद को भावनात्मक और शारीरिक तौर पर मजबूत करने का जरिया है। ग्राउंड पर लौटना दिमित्रो के लिए भी फायदेमंद रहा। जंग में शामिल होने से पहले वो प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, लेकिन दूसरे सैनिकों को बचाने की कोशिश में उन्होंने अपने पैर खो दिए। हमसे कहा गया कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं क्योंकि उन पर सीधा हमला हुआ है और हमें उन्हें बाहर निकालना है। लेकिन जब हम गए तो वहीं फंस गए। हम पर ग्रेनेड से हमला हुआ और हम में से सभी घायल हो गए। शुरू में मैं इस नई हकीकत का सामना नहीं कर पाया और बहुत शराब पीने लगा। फिर मुझे सुनने को मिला कि यूक्रेन उन लोगों की फुटबॉल टीम बना रहा है जिनके अंग काटने पड़े हैं, और फिर मेरी पुरानी जिंदगी में वापसी हो गई। जिस देश में जंग के कारण हजारों लोग विकलांग हो गए हैं, वहां ऐसी और टीम्स बनाने और ज्यादा टूर्नामेंट करवाने की योजना है। BBC संवाददाता सारा रेन्सफोर्ड की रिपोर्ट। लेकिन फिलहाल सबको इंतजार ये भी कि ये जंग कब खत्म होगी। और आपने नीला समंदर तो देखा होगा, लेकिन लाल पानी कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ ईरान में। हाल ही में जब वहां बारिश हुई तो वहां के होर्मुज द्वीप पर लाल रंग की बाढ़ आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस द्वीप पर ज्वालामुखी से बनी चट्टानें यानी वॉल्केनिक रॉक्स पाई जाती हैं, जिससे लाल मिट्टी बनती है, और जब वो पानी मिलता है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। X पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना है।